हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लास्ट टॉपिक स्टडी किए थे उसमें हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, इनको सीखा। उसके बाद जो पॉइंट चार्जेस होते हैं जिनको बिंदु आवेश कहते हो, प्लस क्यू माइनस क्यू, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने का तरीका सीखा। उनके फार्मूलेज स्टडी किए, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मेथड हम लोगों ने सीखा। तो जिन बच्चों ने अभी लास्ट 2 वीडियोस इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्ट 1 और पार्ट 2 को स्टडी नहीं करी है, वो प्लेलिस्ट में जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड सर्च करके उसको पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, उसकी तैयारी करें और फिर आगे इस लेक्चर की शुरुआत करें, तो आपको टॉपिक और भी अच्छा समझ में आएगा। खासतौर से नए बच्चे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो इस समय वीडियोस को देख रहे हैं, जो इस समय चैनल को देख रहे हैं, हम लोगों के साथ में अभी जुड़े हुए हैं, चैनल के साथ में अभी जुड़े हुए हैं, वो लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरह करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक को या इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के टॉपिक को पहले तैयार करें और फिर आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, तो चलिए सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बाकी जो केसेस बचे हुए हैं उनके बारे में, जैसे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सर्कुलर चार्ज रिंग होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उसका न्यूमेरिकल आएगा तो एग्जाम में कैसे करोगे, इसलिए उसके फार्मूले को हम लोग स्टडी करेंगे, उसकी तैयारी कैसे की जाएगी उन चीज़ों को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेश का वितरण किसी भी कंडक्टर अर्थात किसी भी चालक में किस किस प्रकार से होता है, उनके फार्मूलेस क्या क्या होते हैं। और तब उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि जैसे हमारे पास कोई भी चार्ज है पॉजिटिव तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम चार्ज, याद है ना, सभी को पढ़ा हुआ था। और अगर कोई चार्ज है निगेटिव तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स द चार्ज। धन आवेश का वैद्युत क्षेत्र सदैव आवेश से दूर होता है। ये कई बार मैं इस बात को बता चुका हूं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो अगर चार्ज है पॉजिटिव तो उसका वैद्युत क्षेत्र कहां पर होगा, अवे फ्रॉम चार्ज। और अगर चार्ज है निगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। अब जैसे हमारे पास कोई भी एक रिंग है, क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, आवेशित वलय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, कोई भी एक सर्कुलर रिंग हो, वृत्ताकार छल्ला, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोगों के पास कोई भी एक सर्कुलर रिंग है, इसकी रेडियस है r, ठीक है, और इसके सेंटर से कुछ दूरी पर हम लोगों ने एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट किया है, पॉइंट P। सारी बातें आपको समझ में आ गई। कोई भी हमारे पास एक सर्कुलर चार्ज रिंग है जिस पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, दैट इज द चार्ज Q। इसकी रेडियस है r, सेंटर से x दूरी पर कोई भी पॉइंट है P, और हम लोगों ने क्या किया है, बिंदु P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है। बात आपको समझ में आ गई होगी। आप लोगों ने 12th के कोर्स में या इससे पहले इसके डेरिवेशन को भी पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर चार्ज रिंग हो, ये क्या है, सर्कुलर चार्ज्ड रिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेशित वलय। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आवेशित वलय। तो कोई भी हमारे पास एक आवेशित वलय या चार्ज रिंग है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट ध्यान से समझा करें। कुछ ऐसा नहीं होता है कोर्स को पढ़ने में, जिस भाषा में आपको चीजें समझ में आ जाएं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो कोई भी हमारे पास सर्कुलर चार्ज रिंग है जिसकी रेडियस है r, x क्या है, चार्ज रिंग के सेंटर से पॉइंट P तक की दूरी जो उसकी एक्सिस अर्थात अक्ष पर है, और ये दूरी कितनी है, सेंटर से x। क्लियर, तो यहां पर ये डिस्टेंस कितनी हुई, यहां पर ये एंगल कितना हुआ, 90। ठीक है, राइट एंगल बन गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, √r² प्लस x²। अब हम लोगों को इसके लिए क्या पता होना चाहिए, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। आवेशित वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो हमको क्या लिखना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो सभी लोग इसके फार्मूले को ध्यान से रिवीजन कर लें। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन r² प्लस x² की होल पावर 3/2।
ठीक है, डेरिवेशन तो मुझको यहाँ करना नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके लिए मैं फार्मूले को रिवीजन करवा रहा हूँ, तो डेरिवेशन तो सबको पता होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, यहां पर x कहां से कहां तक की दूरी है, सेंटर C से पॉइंट P तक की दूरी। तो यहां पर x क्या है, x इज इक्वल टू वलय के केंद्र से बिंदु P तक की दूरी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग, और R क्या है, रिंग या वलय की त्रिज्या, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, और Q क्या है, वलय पर आवेश, चार्ज ऑन द रिंग, चार्ज ऑन द रिंग। ठीक है, तो ये फार्मूला सभी को समझ में आ गया। तो कोई भी केस अगर रिंग का हो, आवेशित वलय का हो, और हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, रिंग के कारण उसकी एक्सिस पर, अक्ष पर, किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को लिखना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम के लिए आप लोग इस फार्मूले को तैयार कर लें। ठीक है बेटा, ये सारी बातें सभी को समझ में आ गई। अब अगर हम लोग बात करें सेंटर की, ठीक है, ये तो एक्सिस पे हो गया, ई एक्सिस अर्थात अक्ष पर। अब अगर हम लोग बात करें एट द सेंटर अर्थात रिंग का केंद्र, तो सेंटर पे सभी लोग जानते हो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और अगर यहां पर x इज इक्वल टू 0 होगा, ध्यान रखिएगा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में x को 0 रखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन R स्क्वायर की होल पावर 3/2। चूंकि यहाँ x स्क्वायर तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहां पर स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो गई, तो यहां पर वैल्यू कितनी आई, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहां पर भी x को हमको क्या रखना पड़ेगा, 0, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ गई, 0। दैट मींस E इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, 0। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर हम लोग चार्ज रिंग के सेंटर की बात करें, आवेशित वलय के केंद्र की बात करें, एट द सेंटर ऑफ चार्ज रिंग, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। इस बात को भी आप तैयार कर लें, आवेशित वलय के केंद्र पर। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि आवेशित वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का मान है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ चार्ज रिंग, तो आंसर क्या होगा, E इज इक्वल टू 0। और अगर एक्सिस की बात करी जाए तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बनेगा, E एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्लियर, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। पूरा फार्मूला नोट कर लें जल्दी से अपनी कॉपी में, ऊपर हेडिंग लगा लें, आवेशित वलय से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, और उसके फार्मूले को कॉपी में मेंशन कर लें। नंबर 1 पहला पार्ट लिख लें, आवेशित वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, और दूसरा लिख लें केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, E इज इक्वल टू 0। जल्दी से कॉपी कर लें। तैयारी को सभी लोग मन लगा करके करें, आपके एग्जाम बहुत ही नियरेस्ट हैं, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, इसलिए रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करें। नोट कर लें जल्दी से, नोट कर लिया बच्चों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अर्थात आवेशों का वितरण। सभी लोग जानते हो कि किसी भी कंडक्टर को जब कोई भी चार्ज दिया जाएगा, जैसे कोई भी कंडक्टर हो, कंडक्टर का मीन्स चालक, अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर को या किसी भी चालक को कोई आवेश दें, तो वो आवेश यानी वो जो चार्ज है वो उस कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अर्थात वितरित हो जाता है। अब ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थात जो आवेश का वितरण है, ये भिन्न भिन्न प्रकारों से अर्थात अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें चार्ज को देने पर वो चार्ज उनकी लेंथ अर्थात लंबाई पर फैल जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जिनको चार्ज देने पर वो चार्ज उनकी लेंथ अर्थात लंबाई पर फैल जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जिनको जब चार्ज दिया जाता है तो वो उनके सरफेस एरिया अर्थात पृष्ठ अर्थात सतह पर फैल जाता है। और तीसरे इस प्रकार के कुछ कंडक्टर्स होते हैं कि उनको चार्ज देने पर वो उनके होल वॉल्यूम अर्थात संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है।
सॉरी बेटा, क्लियर हो गया। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग प्रकार से होता है। कभी कदार आवेश कुछ विशेष परिस्थितियों में लंबाई पर फैलता है। जैसे हमारे पास कोई भी एक रॉड है, चालक छड़ कंडक्टिंग रॉड, जिसकी लेंथ है L, और इस रॉड को हम लोगों ने जो भी चार्ज दिया वो चार्ज इसकी लेंथ पर फैल गया। समझ में आ गया सभी को? तो जब किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी लंबाई पर फैल जाता है, व्हेन चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अर्थात आवेश का रेखीय वितरण। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? लीनियर या लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश का रेखीय वितरण या रैखिक वितरण भी लिखा जा सकता है। तो पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। इसी के अलावा कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं कि जब हम लोग इनको चार्ज दें तो वो चार्ज इनके एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे हमारे पास कोई भी एक सीट हो, मेटेलिक सीट, इसको हम लोगों ने चार्ज दिया ऐसे, और ये चार्ज इसके एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ? एरिया पर। द चार्ज गिवन टू द सीट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन इट्स एरिया, अर्थात क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण हो गया, एरिया। और जब किसी कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसके एरिया अर्थात उसके क्षेत्रफल पर फैल जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसी को बोला जाता है आवेश का पृष्ठीय वितरण। ठीक है, तो सेकंड केस भी आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी हमारे पास एक सीट हो, कोई भी हमारे पास एक चादर हो, जैसे एल्युमिनियम की चादर, तांबे की सीट, कोई भी सीट हो, आप उसको जब चार्ज दोगे, ध्यान रखना, तो पूरा पूरा आवेश उसके कहां पर फैलेगा? एरिया पर, अर्थात उसके क्षेत्रफल पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये तो सेकंड केस हो गया। और तीसरा केस क्या है कि जब किसी भी कंडक्टर को हम लोग कोई चार्ज प्रोवाइड करें और वो चार्ज कहां पर फैल जाए? वो चार्ज उसके वॉल्यूम पर फैल जाए, जैसे कि ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अगर हम लोग सॉलिड स्फीयर की बात करें, स्फीयर या ठोस गोला कह दो, तो इसको जो भी आप चार्ज दोगे वो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? वॉल्यूम अर्थात आयतन में फैलेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया आयतन वितरण या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कब आवेश आयतन में फैलता है, आयतन वितरण, और कब आवेश सतह पर फैलता है, और कब आवेश लंबाई पर फैलता है। तीनों के एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कई जगह ऐसा होता है कंडक्शन में कि किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज या तो उसकी लेंथ पे फैलेगा, या तो उसके एरिया पे फैलेगा, और या तो उसके वॉल्यूम पे फैलेगा। तो अगर चार्ज उसकी लंबाई पर फैले तो इसको कहते हो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज उसके क्षेत्रफल पे फैले तो इसको कहते हो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर चार्ज उसके वॉल्यूम अर्थात आयतन पर फैले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया सभी लोगों को? नोट कर लें जल्दी से इसको अपनी कॉपी में, आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और उसमें ऊपर मेंशन कर लें किसी भी चालक को दिया गया आवेश, द चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर, किसी भी चालक को दिया गया आवेश, द चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर भिन्न भिन्न प्रकार से वितरित होता है, डिस्ट्रीब्यूट्स बाय डिफरेंट डिफरेंट वेज या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। नंबर 1 पहला लिख लें आवेश का रेखीय वितरण, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दूसरा लिख लें आवेश का पृष्ठीय वितरण, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और तीसरा लिख लें आवेश का आयतन वितरण, या इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्लियर? चलिए अब इनके फार्मूले पे ध्यान दें। किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज अगर उसकी लेंथ पर फैलता है तो हम लोग निकालते हैं आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, इसको बोलते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा
और इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, किसी भी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, किसी भी चालक की लंबाई पर उपस्थित आवेश, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकांक लंबाई का जो आवेश होगा, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, ये बात ध्यान देना है, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा को लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हो, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। क्लियर हो गया ना। और अगर कहीं पर भी कोई भी स्मॉलर एलिमेंट हो, डीएल, स्मॉलर एलिमेंट ऑफ द वायर, तार की छोटी सी लंबाई, और उस पर चार्ज हो डी क्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, आवेश की छोटी सी मात्रा, तो ऐसी कंडीशन में आप इसी फार्मूले को लिखते हो, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। और कई जगह आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो वहां से हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डी क्यू इज इक्वल टू फार्मूला क्या बन जाता है बच्चों, लैम्डा डी एल। क्लियर हो गया। तो दोनों फार्मूले सही हैं। अगर आप पूरी एल लेंथ की बात करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, और अगर स्मॉल एल की बात करोगे, स्मॉल लेंथ की बात करोगे, तो उसको क्या लिखोगे, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। क्लियर हो गया। लैम्डा की यूनिट क्या होती है, लैम्डा की यूनिट होती है कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रेखीय घनत्व का मात्रक, यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसकी जो डायमेंशन होती है जिसको कहते हो विमी सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला। तो बताओ चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, 80, और लेंथ की क्या होती है, एल। तो बताओ पूरा फार्मूला क्या है बेटा, एल माइनस 180। तो लैम्डा की डायमेंशन भी आप तैयार कर लो, लैम्डा की विमा होती है एल माइनस 180। नोट कर लो अपनी कॉपी में। लैम्डा को क्या कहते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, आवेश का रेखीय घनत्व। लैम्डा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, क्यू बाई एल, क्यू अपॉन एल, और लैम्डा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम अपॉन मीटर, और लैम्डा का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल माइनस 180। जैसे जैसे आप सिलेबस आगे बढ़ाओगे, जैसे गॉस की थ्योरम में जाओगे, उसके आगे कंडक्शन में जाओगे, तो कई जगह आपको ये पढ़ाया जाएगा कि वायर में जो भी चार्ज दिया जाता है वो उसकी लेंथ पे फैलता है। तो कई बार न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमको लैम्डा की आवश्यकता होती है, तो वहां पर हम लोग फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। क्लियर हो गया। नोट कर लें जल्दी से कॉपी में। समझ में आ गया बच्चों। तो पहली चार्ज डेंसिटी कौन सी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आवेश का जो दूसरा वितरण होता है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम लोग निकालते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, इसको बोलते हो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। क्या मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी कंडक्टर को चार्ज देने पर अगर वह चार्ज उसके एरिया अर्थात उसके सरफेस पर फैल जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व या सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, और अगर कहीं पर स्मॉलर अमाउंट ऑफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, आवेश का वितरण अगर बहुत छोटा है, बहुत अल्प है, तो ऐसी कंडीशन में फार्मूला लिखोगे सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। यहां पर डी ए को अल्पांश क्षेत्रफल, स्मॉलर एरिया, और अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आवेश होगा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। दोनों फार्मूले आपको समझ में आ गए। जो सिग्मा होता है इसको आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हो। सिग्मा की यूनिट क्या होती है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसको भी लर्न कर लें। और सिग्मा की जो डायमेंशन होती है वो आप कैसे निकालोगे, चार्ज की डायमेंशन 80 और एरिया की L की पावर 2, तो टोटल फार्मूला क्या आया, L माइनस 280। तो सभी को ये बात समझ में आ गई। तो सिग्मा जो होता है इसको आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसकी विमा क्या होती है। कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में डायमेंशन पूछ देता है सिग्मा की, तो सिग्मा की डायमेंशन क्या होती है, L माइनस 280। सिग्मा को कहते क्या हो, आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, और लैम्डा को क्या बोलते हो, आवेश का रेखीय घनत्व, मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो आज के बाद कहीं पर भी किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको एरिया पे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी अगर पता लगाना हो तो वहां पर हम लोग क्या लेके चलेंगे, सिग्मा, और सिग्मा का फार्मूला क्या लगाएंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई
निकालिए और सिग्मा की यूनिट क्या लिखेंगे, कूलाम पर मीटर स्क्वायर या फिर L-280। नोट कर लें कॉपी में जल्दी से। अब जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन आता है चार्ज का, उसको हम लोग बोलते हैं आवेश का आयतन वितरण। थर्ड नंबर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है आवेश का आयतन वितरण, इसको कहते हो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अर्थात आवेश का आयतन वितरण। आवेश का जो आयतन वितरण होता है उसके लिए भी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी चार्ज को जब किसी भी कंडक्टर को ऐसे दिया जाए कि वो उसके संपूर्ण आयतन में फैल जाए। जैसे कि आप लोग याद करो, कोई भी एक मेटेलिक बॉल हो जो खोखली ना होकर के ठोस हो, तो जब उस बॉल को आप चार्ज दोगे तो वो चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके संपूर्ण आयतन में फैलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अर्थात आवेश का आयतन वितरण। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो एंड रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम। आवेश बटे आयतन, किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उसके वॉल्यूम का अनुपात, या फिर आप ये बोल दो द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू इट्स वॉल्यूम इज नोन एज रो। रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको आप ये भी कह सकते हो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। इसकी यूनिट क्या होती है, पहले तो स्मॉलर चार्ज के लिए इसको हम लोग लिख लेते हैं डी क्यू अपॉन डी वी, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही फार्मूला बेटा क्या बन जाता है, डी क्यू बराबर रो डी वी। ठीक है, यही फार्मूला क्या बन जाता है, डी क्यू बराबर रो डी वी। क्लियर हो गया। और यहां से अगर इस फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू इज इक्वल टू रो वी आ जाएगा। तो यहां पर फार्मूला क्या बनेगा, क्यू बराबर रो वी, और यहां क्या बनेगा, डी क्यू बराबर रो डी वी। क्लियर हो गया। दोनों फार्मूले का मतलब तो जानते हो ना, कब किसका उपयोग कहां किया जाएगा। अगर टोटल चार्ज की बात करोगे तो ये फार्मूला लगेगा, और स्मॉलर अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हमको कहीं पर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, डी क्यू बराबर रो डी वी। तो ये दोनों सूत्र अपनी आप कॉपी में नोट कर लेंगे, दोनों फार्मूले। अच्छा, अब उसके बाद बात आई रो की जो यूनिट होती है, तो रो की यूनिट होती है कूलाम पर मीटर क्यूब। रो की जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, कूलाम पर मीटर क्यूब। और अगर डायमेंशन फार्मूले की बात करो तो चार्ज की डायमेंशन 80 और वॉल्यूम की L क्यूब, तो पूरा फार्मूला क्या बना, L की पावर -380। पूरा कंप्लीट फार्मूला क्या बना, L की पावर -380। तो रो को क्या बोलते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अर्थात आवेश का आयतन घनत्व। क्लियर हो गया। नोट करते चलें सब लोग कॉपी में। रो को बोलते हो आवेश का आयतन घनत्व, मींस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो कितने प्रकार की डेंसिटी होती हैं, जितने प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। कितने प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस के होते हैं। पहला, या तो चार्ज कहां जाएगा, ओवर द लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा, या तो चार्ज कहां फैलेगा, ओवर द होल एरिया ऑफ द कंडक्टर। और थर्ड केस, या तो चार्ज कहां फैलेगा, ओवर द होल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। और यह इस बात पे डिपेंड है कि जिस चालक को या जिस कंडक्टर को आप चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो उस कंडक्टर का शेप एंड साइज अर्थात उसकी आकार और उसकी आकृति कैसी है। अगर वो लेंथ में है तो चार्ज कहां फैलेगा, लेंथ में, तो ये लैम्डा का केस है। अगर हम लोग कोई एरिया सरफेस की बात करेंगे तो चार्ज कहां फैलेगा, उसके सरफेस पर फैलेगा। दिस इज द केस ऑफ सिग्मा। और अगर कोई सॉलिड है, कोई ठोस है, तो जो भी उसको चार्ज प्रोवाइड करोगे वो उसके होल वॉल्यूम अर्थात संपूर्ण आयतन में फैलेगा। एंड दिस इज द केस ऑफ रो। तो कितने प्रकार की डेंसिटी हुई, 3 प्रकार की, लैम्डा, सिग्मा और रो। क्लियर हो गया। लैम्डा को आवेश का रेखीय घनत्व, सिग्मा को आवेश का पृष्ठ घनत्व और रो को आवेश का आयतन घनत्व। कॉपी में नोट करते जाएं, लेकिन रिवीजन जरूर करें। और जो नए बच्चे इस समय देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, जिससे पिछले वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। और मतलब जो पिछले वाले वीडियोस हैं उनको भी आप लोग नोट्स बनाएं, और नए जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें और मन लगा करके तैयारी करें। ठीक है बेटा।
देखो एक बात आप समझते हो कि मैं डेरिवेशन के पार्ट की तरफ नहीं अभी जाता हूं, कारण क्या है, जहां आवश्यकता होती वहां कुछ बताना पड़ेगा डेरिवेशन के लिए तो बता दूंगा। बाकी एग्जाम में आपको समय बचाना है, इसके लिए रिवीजन आपको जितना ज्यादा हो सकेगा, अगर आप उतना ज्यादा टॉपिक का रिवीजन कर लोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसलिए छोड़ेंगे हम लोग कुछ नहीं, लेकिन डेप्थ में जाकर के डेरिवेशन वाले पार्ट से अभी हम लोग बच रहे हैं, और मेन जो फार्मूलेज हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यूनिट्स हैं, डायमेंशंस हैं, न्यूमेरिकल के जो टिक्स हैं, इन सब को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और इन सब को अगर आप तैयार करोगे तो आपकी टॉपिक में कमांड और अच्छी बनेगी। ठीक है बेटा, तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं तक फिनिश करते हैं, क्योंकि अब जो डाइपोल वाला जो टॉपिक है वो पूरा एक नया वीडियो लेकर के हम लोग आएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें उसको मिक्स कर देने से वो पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा और बीच में इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का आएगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल अर्थात वैद्युत द्विध्रुव, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ध्यान से मन लगा करके सब लोग पढ़ेंगे। तो यहां तक के सारे लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड के आप लोग तैयार करें। यूनिट क्या चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 वीडियोस पहले अपलोड किए जा चुके हैं, आप सबके नोट्स बनाएं, सबको तैयार करें और मन लगा करके अपनी तैयारी को करें। ठीक है बेटा, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।